डियर स्टूडेंट, मनुष्य में जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पुरुषों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि पुरुषों में जो अर्थात जो मैन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका केवल इतना फंक्शन होता है कि वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है और उस स्पर्म को फीमेल के जेनाइटल पार्ट में पहुंचा देता है। केवल यहाँ तक उसका फंक्शन होता है। लेकिन उसकी तुलना में अगर हम लोग मादा का प्रजनन तंत्र देखें या स्त्रियों का जनन तंत्र देखें, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इसका फंक्शन है गैमेटोजेनेसिस अर्थात फीमेल गैमीट का या ओवम का निर्माण करना, साथ साथ फर्टिलाइजेशन की क्रिया, इसके बाद प्रेगनेंसी और फिर बर्थ तथा बर्थ के बाद बच्चे के केयरिंग भी फीमेल ही करती हैं। तो उन सब के लिए फीमेल में अर्थात स्त्रियों में जो प्रजनन तंत्र होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। इनका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। इस अंडाशय का जो फंक्शन होता है वह oogenesis की प्रक्रिया के थ्रू ओवम अर्थात अंडाणु का निर्माण करना होता है। साथ ही साथ ये कुछ स्टेरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। उसके साथ एसेसरी डक्ट होती हैं। एसेसरी डक्ट में एक पेयर ओविडक्ट, जिन्हें हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं, यूट्रस और वेजाइना। ये ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी डक्ट हैं। अभी हम लोग इनका फंक्शन अलग से देखेंगे कि क्या क्या इनका फंक्शन है। वहीं पर कुछ एसेसरी ग्लैंड है जिसमें मेमरी ग्लैंड अर्थात जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं और बर्थोलिन ग्लैंड, ये इनमें एसेसरी ग्लैंड है। और साथ साथ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया अगर देखें तो स्त्रियों में जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है उसमें मांस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन तथा क्लाइटोरिस आता है। जैसा हमने बताया कि स्त्रियों में जो प्रमुख रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ओवरी होता है अर्थात अंडाशय होता है। ये अंडाशय की जो लोकेशन है, जो स्थिति है, वो एब्डोमिनल कैविटी में होती है अर्थात ये उदर गुहा में स्थित होते हैं और लोअर साइड में। जो प्रत्येक ओवरी है वो लिगामेंट के थ्रू यूट्रस की वाल से तथा पेल्विक वाल से जुड़ी रहती है और यही लिगामेंट इस ओवरी को अपने एक निश्चित स्थान पर बनाए रखने का कार्य करते हैं। ओवरी, ये जो ओवरी है, इस ओवरी का अगर हम सेक्शन काटें तो हम पाएंगे कि ओवरी में जो बाहर की तरफ एक थिन मेम्ब्रेन होती है, ये जो थिन मेम्ब्रेन है इसके अंदर जितनी भी संरचना पाई जाती है उसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। जो परिधीय भाग होता है, पेरिफेरल पार्ट होता है, उसको हम लोग कार्टेक्स बोलते हैं और जो अंदर का पार्ट होता है, मध्य में रहता है, उससे हम लोग मेडुला बोलते हैं। अगर हम इसके कार्टिकल जोन में देखें जो कि परिधीय भाग है, तो याद रखना है हम लोगों को कि इसमें जो फोल्किल्स होते हैं उनका डेवलपिंग फोल्किल इसी में पाए जाते हैं, इसी कार्टिकल जोन में उपस्थित होते हैं। वास्तव में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी फीमेल में प्रारंभ होती है तो
एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन से एक निकल करके आता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा यहाँ पे जो फोलिकल्स होते हैं वो फोलिकल्स वृद्धि करना प्रारंभ करते हैं, जिसमें ये प्राइमरी फोलिकल्स है। प्राइमरी फोलिकल्स स्टिमुलेट होकर के सेकेंडरी फोलिकल बनाता है और फिर ये सेकेंडरी फोलिकल के अंदर जब एक कैविटी बन जाती है जिसे हम लोग एंट्रम बोलते हैं, तब इसी फोलिकल को हम लोग कहते हैं टर्शियरी फोलिकल। ध्यान रखना, इस फोलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होता है जो आगे विभाजित होकर के अर्धगुणसूत्री विभाजन करके सेकेंडरी oocyte बनाता है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है यही आपके टर्शियरी फोलिकल में पाया जाता है। फिर ये टर्शियरी फोलिकल में कुछ और मॉडिफिकेशन होता है जिससे एक मैच्योर ग्राफियन फोलिकल बन जाता है। ये प्रक्रिया ग्राफियन फोलिकल तक के बनने की जो प्रक्रिया है, ये जिस दिन से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होता है उसके 6वें दिन से प्रारंभ होती है, उसके बाद के 6वें दिन से प्रारंभ होती है और लगभग 13वें दिन तक इस फोलिकल का ग्रोथ होता है एज ए ग्राफियन फोलिकल। इसके बाद जब 14वां दिन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिस दिन प्रारंभ हुई उससे मेंस्ट्रुअल फेज जब प्रारंभ हुआ तो उस दिन से जब नॉर्मली 14वां दिन रहता है तो उस समय LH नामक एक हार्मोन आता है और उस LH हार्मोन के प्रभाव से ये ग्राफियन फोलिकल रप्चर हो जाती है, फट जाती है और जो सेकेंडरी oocyte होता है वो यहाँ से बाहर आ जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ओव्यूल्यूशन। हम लोग जब गैमेटोजेनेसिस में oogenesis पढ़ेंगे तो ये पूरी साइकिल हम एक बार पुनः वहाँ पे अध्ययन करेंगे। अब ये जो सेकेंडरी oocyte यहाँ से बाहर आया है, अब ये सेकेंडरी oocyte ओव्यूल्यूशन में बाहर जब निकला तो उसको पिक करने के लिए ध्यान देना, जो ये ओविडक्ट है, क्या है ओविडक्ट, इस ओविडक्ट को ही हम लोग फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। यह फीमेल का एसेसरी डक्ट है, इसी में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होनी होती है। फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है मानव में वह ओविडक्ट अर्थात फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। तो इसका जो प्रारंभिक पार्ट जो कि ओवरी के ठीक ऊपर रहता है यह फनल शेप्ड होता है, इसको हम लोग इनफंडिबुलम कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। अब इनफंडिबुलम जो कि फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, इससे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकले होते हैं जिसे हम फिम्बरी बोलते हैं। जब ओव्यूल्यूशन होता है अंडाशय से उस सेकेंडरी oocyte बाहर आता है, या कहते हैं जनरली ओबम कहा जाता है, ओबम बाहर आता है, तो उस ओबम को ये फिम्बरी की सहायता से ही इनफंडिबुलम तक भेजा जाता है या रिसीव किया जाता है। अन्यथा क्योंकि ये आप देख रहे हैं जो अंडाशय है वो कहाँ पर है? एब्डोमिनल कैविटी में है, उदर गुहा में है। अगर यही इनफंडिबुलम के फिम्बरी ना हो तो जब ओव्यूल्यूशन हो और ओबम बाहर आएगा तो वो सीधे एब्डोमिनल कैविटी में गिर जाएगा। तो उससे बचने के लिए ही ये इनफंडिबुलम का जो इनफंडिबुलम है उसके जो फिम्बरी हैं वो कॉन्टिन्यूअस, अगर हम इसको ओवरी मान लें तो ये इनफंडिबुलम और उससे निकले हुए ठीक है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इससे इसी पर अटैच है। अब होगा क्या कि जब ओव्यूल्यूशन होना होता है तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बार बार इसी तरीके से रिसीव करते हैं
ऐसे ऐसे, ठीक है, बार बार उसमें गति होती है, मूवमेंट होता है। और जैसे ही ओवम आता है उसको पिक करके या सक करके ऊपर इन्फंडिबुलम तक भेज दिया जाता है। फिर इस जो फैलोपियन ट्यूब का इन्फंडिबुलम है वो जब यूट्रस की तरफ रन करता है तो उस पार्ट को हम लोग कहते हैं एम्पुला। ये एम्पुला का रीजन जो फैलोपियन ट्यूब का है ये वास्तव में थोड़ा सा वाइडर होता है, चौड़ा होता है, और यहाँ पर एक पिट बना होता है, गड्ढा बना होता है। तो जो ओवम यहाँ से रिसीव हुआ या ओवरी से निकला वह ओवम इन्फंडिबुलम में आया। इन्फंडिबुलम में कुछ सिलिएटेड सिलिया होते हैं और उस सिलिया के थ्रू उसको कहाँ पे पहुँचा दिया जाता है, एम्पुला में। यही एम्पुला में आकर के वो स्टोर रहता है या वहीं पर रुका रहता है। अब उसी समय अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म जो होते हैं वो फीमेल के वेजाइना में रिलीज किए जाते हैं, जो कि सर्विक्स से होते हुए यूट्रस और फिर यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करते हैं और एम्पुला में जा कर के वो ओवम को फर्टिलाइज करते हैं। तो इस प्रकार से एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो उसका आंसर होगा फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में किया जाता है, एम्पुला में होता है। इसी एम्पुलरी रीजन में ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। जनरल प्रश्न कोई करे तो बता दीजिए फैलोपियन ट्यूब में होता है, और अगर फैलोपियन ट्यूब में कहाँ होता है तो आंसर है एम्पुलर रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब का नैरोवर पार्ट है ल्यूमेन, इसको हम लोग कहते हैं इस्थमस, और इस्थमस जो होता है वो यूट्रस से जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से हमने जो देखा कि ओवरी का जो मेन फंक्शन था वो था oogenesis की प्रक्रिया के थ्रू ओवम का निर्माण करना, और इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो फैलोपियन ट्यूब अर्थात ओविडक्ट में कराई जाती है। इसके बाद फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो दूसरा महत्वपूर्ण भाग है वो है यूट्रस। यूट्रस जिसे हम उम्ब भी कहते हैं। इसी यूट्रस के अंदर जब प्रेगनेंसी स्थापित होती है, जो भी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है वो जाइगोट यहाँ से आगे बढ़ता है, मारुला बनता है, मारुला से ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट आकर के यूट्रस के एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है, जिसे हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। और बाकी आगे का जो डेवलपमेंट है, जब इम्प्लांटेशन होता है तभी हम लोग प्रेगनेंसी उसका स्टेज घोषित करते हैं। तो यहाँ पर जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो आगे का जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है वो मदर के उम्ब अर्थात यूट्रस में ही होता है। तो इस प्रकार से यूट्रस के अंदर बेबी का डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है वो यूट्रस के अंदर किया जाता है। इस यूट्रस एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर की तरफ एक थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसे हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं। मध्य में स्मूथ मसल की बनी हुई एक मोटी लेयर होती है जिसे हम मायोमेट्रियम बोलते हैं, और सबसे अंदर की तरफ एंडोमेट्रियम नामक लेयर पाई जाती है। इसमें जो मायोमेट्रियम होती है ये जब बेबी का बर्थ होने लगता है या जब इन्फेंट जो होगा जब उसका जन्म होने लगता है तो जन्म के समय ये मायोमेट्रियम की जो मसल्स हैं इसमें कंट्रैक्शन होता है और उसी कंट्रैक्शन से लेबर पेन उत्पन्न किया जाता है जिससे बच्चे का जन्म होता है। इंडोमेट्रियम जो कि सबसे अंदर की तरफ आप देख रहे हैं ये इंडोमेट्रियम है। वास्तव में ये इंडोमेट्रियम में ही सबसे ज़्यादा साइक्लिक परिवर्तन आते हैं, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है फीमेल में
उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सबसे अधिक चेंजेस जो होते हैं वो एंडोमेट्रियम में होते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो गई और फर्टिलाइजेशन के होने के बाद जो एम्ब्रियो बना ब्लास्टोसिस्ट हुआ करके यहाँ पर अटैच हो गया, तो ये एंडोमेट्रियम कांस्टेंट या फंक्शनल बनी रहेगी। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में ये एंडोमेट्रियम विघटित हो जाती है और इसी के विघटन से कुछ ब्लड और म्यूकस या अन्य कंटेंट जो होते हैं वो वेजाइना के थ्रू बाहर आते हैं मेंस्ट्रुअल और फिर मेंस्ट्रुअल फेज में, और ये एंडोमेट्रियम फिर से रीजनरेट हो जाती है। तो यहाँ पर भी एक प्रश्न अक्सर किया जाता है कि यूट्रस में या उम्ब में वो कौन सी लेयर है जिसमें सबसे अधिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे अधिक चेंजेस जो देखने को मिलते हैं वो एंडोमेट्रियम में ही मिलते हैं। अब अगर बात करें इस जो यूट्रस है वो वेजाइना के में एक नैरोवर पार्ट के थ्रू ओपन होती है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं। इस सर्विक्स की जो कैनाल है जिसे सर्वाइकल कैनाल कहते हैं और जो वेजाइना है, इन दोनों को मिला करके तब हम लोग उसको बर्थ कैनाल कहते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर भी एक प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण बनता है। कभी काल प्रतियोगी परीक्षाओं में या अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है कि बर्थ कैनाल क्या है। तो ध्यान रखना, सर्वाइकल कैनाल एलॉन्ग विथ वेजाइनल कैनाल इज नोन एज बर्थ कैनाल। उसके साथ हम इसको बर्थ कैनाल कहते हैं। अब जो एक्सेसरी डक्ट में सबसे लास्ट डक्ट है वो वेजाइना है। फीमेल में जो वेजाइना होती है ये भी स्मूथ मसल्स से निर्मित है और एक अत्यंत एक्सपेंडेबल नलिका होती है ये, जिसे आप वेजाइना कहते हैं। इस वेजाइना का फंक्शन क्या क्या है, तो ध्यान रखना, इसी वेजाइना के थ्रू मेंस्ट्रुअल फेज में जो ब्लीडिंग होती है वो, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करती है। दूसरी चीज़ कि ये बर्थ कैनाल की तरह कार्य करती है, अर्थात बेबी का जन्म भी यहीं से होता है। और साथ साथ जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस समय वो जो मेल अर्थात पुरुष होता है उसके पेनिस को रिसीव करने का कार्य यहीं पर किया जाता है। ये एक्सेसरी डक्ट थी। अब एक्सेसरी ग्लैंड की अगर बात करें तो स्त्रियों में मैमरी ग्लैंड अर्थात जो स्तन ग्रंथियां होती हैं ये प्रमुख एक्सेसरी ग्लैंड हैं। इसमें जो मिल्क ग्लैंड या स्तन ग्रंथियां हैं, स्तन ग्रंथियों में अंदर एल्वियोलाई पाए जाते हैं और वहाँ पर कुछ मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं जो मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं। अब ये जो मिल्क होता है वो लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू नेपल तक आता है और फिर बेबी जो होता है वो नेपल से उस लैक्टिफेरस जो डक्ट है उससे मिल्क को सक करता है। तो इस प्रकार से जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जन्म के बाद मिल्क ग्लैंड मिल्क का प्रोडक्शन करके बच्चे को पोषण प्रदान करती है, जिससे जो इन्फेंट होता है, जो शिशु होता है, उसकी केयरिंग की जाती है या देखभाल की जाती है। तो इस प्रकार से ये ग्लैंड मैमरी ग्लैंड है। बर्थोलिन ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड जो होता है वो जहाँ पर वेजाइनल ओपनिंग होती है उसी के लेफ्ट और राइट में पाई जाती है। ये पुरुषों के बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के समान होती है और इसके थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय कुछ लुब्रिकेंट सिक्रीट होते हैं, कुछ पदार्थ सिक्रीट होता है जो कि लुब्रिकेंट का कार्य करता है, जिससे सेक्सुअल इंटरकोर्स आसानी से इजी वे में हो सके।
अब लास्ट पार्ट जो हमें पढ़ना है, इसमें एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, स्त्रियों के जो बाह्य जनन अंग हैं उनमें जो संरचनाएं हैं उसमें मांस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन तथा क्लाइटोरिस आते हैं। इसमें सबसे पहले जो मांस प्यूबिस है, ये फैटी टिश्यू का बना हुआ भाग होता है जो कि ऊपर से स्किन से कवर रहता है। इस पर प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं, ये मांस प्यूबिस कहलाता है। इसके बाद अगर हम स्त्रियों के बाह्य जननांग में देखें तो सबसे बाहर की तरफ ये मस्कुलर फोल्ड होता है। ये जो मस्कुलर फोल्ड सबसे बाहर की तरफ होता है, इसको हम लोग लेबिया मेजोरा कहते हैं। उसके अंदर भी अगर देखें तो वहाँ पर भी एक मस्कुलर फोल्ड होता है, लिप लाइक मस्कुलर फोल्ड है, जिससे हम लेबिया माइनोरा कहते हैं। इस लेबिया माइनोरा से अंदर जो ये एक त्रिकोणाकार भाग दिखाई दे रहा है, जो एक कक्ष बन रहा है, इस कक्ष को हम लोग कहते हैं वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल में ऊपर की तरफ यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, जिसके थ्रू यूरिन शरीर से बाहर पास की जाती है। और वेस्टिब्यूल में अगर नीचे की तरफ देखें तो वहाँ पर वेजाइनल ओपनिंग होती है। जो वेजाइना है, ये वेजाइना इसी वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू शरीर से बाहर खुलती है। जो फीमेल हैं, खास करके जो गर्ल होती है, उनमें इस वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक मेम्ब्रेन रहती है। उस मेम्ब्रेन को हम लोग हाइमन कहते हैं। यहाँ पे कुछ सोशल इशू होता है हाइमन को लेकर के हमारे समाज में, कि जब फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो उस समय हाइमन के टूटने से ब्लीडिंग होती है, जो कि वर्जिनिटी का एक प्रकार से कह सकते हैं कि निशान मानी जाती है कि गर्ल वर्जिन है या नहीं। तो अगर ब्लीडिंग होती है तो कहा जाता है कि गर्ल वर्जिन है, अगर नहीं होता है तो कहा जाता है कि वो कैरेक्टर में कहीं उसकी कमी है। और यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो इस प्रकार का सोशल इशू बनता है, उससे समाज में या जो दंपति हैं उनके विश्वास में कमी आने लगती है, जो कि उनके सफल दंपत्य जीवन का एक आधार होता है विश्वास। और विश्वास में जब कमी आ जाती है तो आगे का जीवन। लेकिन ये सोशल इशू ध्यान रखिए कि ये जो हाइमन है, वास्तव में आज के ज़माने में साइकिलिंग करते समय, हैवी एक्सरसाइज करते समय या हैवी वेट उठाते समय, इन सब के दौरान ये बहुत पतला सा पर्दा होता है, टूट जाता है। तो ये कोई भी वर्जिनिटी का कोई निशान नहीं है। इसके बाद अगर आप ध्यान दें तो पुरुषों में अगर जो हमने बताया था कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और जो रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट अर्थात जो सेमेन होता है, दोनों एक ही रास्ते से बाहर आते हैं। लेकिन इन केस ऑफ फीमेल ऐसा नहीं होता। इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन एक्सक्रीटरी सिस्टम से बिल्कुल अलग होता है, इनमें ठीक है कोई संबंध नहीं रहता है। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर जहाँ पर लेबिया मेजोरा जा कर के ऊपर मिलती है, वहीं पर एक छोटी सी मस्कुलर इरेक्टाइल संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग क्लाइटोरिस बोलते हैं। ये जो क्लाइटोरिस है, ये पुरुषों में जो पेनिस होता है, उस पेनिस के इक्विवेलेंट होता है या उसके एकदम समान संरचना वाला होता है। इसमें में सेम तरीके से इरेक्शन आता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझा। अब इसके बाद हम लोग गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया पढ़ेंगे कि कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर होता है और कैसे ओवरी के अंदर ओवम का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया अर्थात गैमेटोजेनेसिस का अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।